हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन प्रैक्टिस सेट 19 देखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्न तालिका में 5 वर्षों की अवधि के लिए उद्योग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सीएफसी उत्सर्जन किसमें दिया हुआ है, मिलियन मेट्रिक टन में। तो तालिका के आधार पर अपन नीचे दिए गए प्रश्न का क्या बताना है, उत्तर बताना है। तो क्या बताना है, 2017 में सभी छात्रों में कुल उत्सर्जन निकालना है सीएफसी का। एंड सीमेंट क्षेत्र में सीएफसी उत्सर्जन कितना प्रतिशत है। तो मुझे ऐसे बताओ 2017 कौन सा है कॉलम, ये वाला है। तो इसमें सभी का बताओ। तो 2017 में अपन पहले सबसे पहले टोटल करेंगे। तो 320 प्लस 650 प्लस 100 प्लस 120। ठीक है, 120। तो यहां से टोटल कितना हो जाएगा, यहां से टोटल कितना हो जाएगा मुझे बताओ, 1190। अब किसका परसेंटेज बताना है, सीमेंट का। तो सीमेंट का कितना परसेंट है इसमें, 320। तो 320 और ओवरऑल कितना है, 1190। तो यहां से मैं परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जीरो से जीरो कैंसिल आउट करता हूँ। तो इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा ये कितना, 26.89%। तो एप्रोक्स किसके बराबर है, एप्रोक्स है 27% के क्या है, इक्वल है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलता है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि देखो 2015 से 2019 तक कीटनाशक क्षेत्र में सीएफसी उत्सर्जन प्रतिशत वृद्धि बताना है। कितना बताना है कीटनाशक में। तो 2015 में कितना है, 100। और 2019 में कितना दिख रहा है, 180। तो पहले 100 था और अब कितना हो गया, 180। तो यहाँ से कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, 80 बढ़ रहा है। किस पर बढ़ रहा है, 100 पर। और परसेंटेज के लिए मैं क्या कर दूंगा, 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना परसेंट हो जाएगा कीटनाशक में, 80% की वृद्धि होगी। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है कि एक तैराक जिसके स्तर पानी में गति कितनी दे रखी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इन धारा के अनुकूल जो दिशा दे वो क्या दे रखी है, डिस्टेंस वो कितनी दे रखी है, 9 किलोमीटर। और टाइम कितना दे रखा है, 45 मिनट में। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ इसमें क्या क्या दे रखा है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 9 किलोमीटर, जो अनुकूल है। ठीक है, टाइम बताओ कितना दे रखा है, 45 मिनट। तो 45 मिनट अपन को इसको हावर में कन्वर्ट करेंगे तो मैं बोलूंगी 45/60 कर देंगे। तो कितना हो गया, 15×3 = 45, 15×4 = 60, ये हावर हो जाएगा। ठीक है, अब स्तर पानी में पानी की जो तैराकी गति हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दी हुई क्वेश्चन में 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्तर पानी में गति, स्तर पानी में गति कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की गति बताओ यहां से। धारा की गति अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो धारा की गति अपन सपोज कर लेंगे कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, देखो यहां से मुझे इन दोनों से अनुकूल अनुकूल स्पीड चाहिए, अनुकूल स्पीड चाहिए। क्योंकि अनुकूल डिस्टेंस दे रखी है तो अनुकूल स्पीड निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाती है। और प्रतिकूल रहती तो यहाँ क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ठीक है, तो ये देखो यहां से अगर स्पीड निकालूं तो स्पीड क्या होता है, स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इतना है और ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो कितना होगा, 3×3 = 9 और 4×3 = 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी किसकी, अनुकूल में। देखो ये भी अनुकूल की स्पीड है और ये भी अनुकूल की स्पीड है। तो इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं, इक्वल कर दूंगा। तो 9 + x = कितना हो जाएगा, 12 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि 2015 से 2019 तक किस क्षेत्र में सीएफसी उत्सर्जन अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज करा रहा है। जब भी परसेंटेज में पूछे और डाटा बड़ा बड़ा दिया हो तो अपन उसमें क्या कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगी सीमेंट में बताओ। सबसे पहले अपना ऑप्शन सीमेंट का दे रखा है तो अपना ऑप्शन लेते हैं सीमेंट में। तो सीमेंट में 2015 में कितना था, 200। ठीक है, कितना था, 200। और 2019 में कितना हो गया, 450। तो अब इसका रेशियो ले लूंगा। देखो एक बिंदु से एक बिंदु कट गया तो कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा तो 5×4 = 20। और कितना हो गया, 5×9 = 45। तो यहाँ से कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 5 की। किस पर, 4 पर। और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100। 4 से कितना चला जाएगा, 25 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, 125% की। ठीक है, सीमेंट में। दूसरा ऑप्शन चेक करो, कौन सा, कीटनाशक वाला। कौन सा, कीटनाशक वाला। देखो कीटनाशक में आप देखो कि कीटनाशक में पहले कितना हो रहा है, 100 2015 में। और इसमें कितना हो रहा है 2019 में, 180। तो अपने पीछे भी निकाला तो ये तो कितना बढ़ रहा है, डायरेक्ट 80% बढ़ रहा है ना। तो यहाँ से तो डायरेक्ट पता चल गया आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पर ये कौन सा होता है, उर्वरक। कौन सा होता है, उर्वरक। ठीक है, तो ये इसमें 2015 में कौन सा था, 500। ठीक है, 500 था। और 2019 में कितना हो गया, 800। तो यहाँ से रेशियो ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, 5:8। तो यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 3। और किस पर बढ़ रहा है, 5 पर। और परसेंटेज के लिए मैं क्या लगा दूंगा, 100। तो 5×9 ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ एंड लास्ट फॉर्म कौन सा है,
फॉर्म। फॉर्म पर देखो तो यहाँ पर कितना हो रहा है 80 और यहाँ पर कितना हो रहा है 200। यहाँ पर 80 हो रहा है, यहाँ पर 200। यहाँ से रेशियो ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8 और 4 कितना हो गया, और 4 से 5 बार, तो यहाँ से कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, और किस पर 2 पर, परसेंटेज के लिए 100, तो ये कितना हो गया 50। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 15%, 150%। ठीक है, तो मुझे ऐसे बताओ इसमें क्या पूछा है, सीएफसी में अधिकतम उत्सर्जन प्रतिशत वृद्धि किस में दर्शाता है, तो फॉर्म में तो दर्शा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 150% है, यहाँ पर कितना है 60% है, यहाँ पर कितना है 80% है, और यहाँ पर कितना है 125% है। तो किस में अधिकतम वृद्धि दर्शा रहा है, फॉर्म में। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलता है क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो ये इक्वेशन दी है, इसमें शून्यांकों का वर्गों का योग अपन को 21 दे रखा है, तो के का मान बताना है। सबसे पहले अगर आप लोगों को पता है तो मुझे शून्यांकों का योग, जो अगर द्विघात समीकरण दे रखी है, मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है इक्वल टू, अपन मान लो कुछ भी दिया हो, जीरो है, किसी किसी इस इक्वेशन के रूप में होती है। ठीक है, इस इक्वेशन, तो इसके शून्यांक कौन से होंगे, शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, जिसका अपन क्या क्या रिजल्ट रहता है, मान इसका बी बाई ए होता है। ठीक है, बी बाई ए है। ठीक है, और एल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। अगर जिसको ये पता है, और एक तो इसमें ये लग रहा है, एक फॉर्मूला वो पहले बता देता हूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक ये लग रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में चलते हैं, मुझे इसे बताओ कि अगर ये द्विघात समीकरण है तो यहां से एल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, शून्यांकों का योग कितना हो जाएगा, शून्यांकों का योग कितना हो जाएगा, माइनस का 9, क्योंकि माइनस का बी है तो माइनस का माइनस, और बी कितना है 9, और एक एक लगाऊंगा कितना हो जाएगा, माइनस का 9। एल्फा इंटू बीटा बोलूंगा तो एल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3k, डिवाइड करूंगा 1 से तो कितना हो जाएगा 3k। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन में कितना दे रखा है अपन को, एल्फा शून्यांकों के वर्गों का योग कितना दे रखा है 21। ठीक है, अब देखो अगर आप ये देख रहे हो तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का कितना होता है 2ab। ये फॉर्मूला पड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो ये मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ कि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा, ए और बी की जगह ही रख रहा हूं मैं, माइनस का कितना हो जाएगा 2 एल्फा बीटा। देखो इसका मान अपन को दे रखा क्वेश्चन में कितना 21, और इसका मान मैंने निकाल दिया 9, मतलब माइनस का 9 का स्क्वायर करूंगा, माइनस का 2 इंटू एल्फा 3k। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा 81, और ये कितना हो जाएगा 6k। ठीक है, 6k को मैं उधर लेके जाऊंगा, और 81 में से 21 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 60। तो के का मान यहाँ से कितना अपने को प्राप्त हो रहा है 10। ठीक है, इजिली यहाँ से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखो 35 छात्रों का एक समूह की जो औसत आयु दे रखी है वो कितनी है, 16 वर्ष दे रखी है, तो 52 वर्षीय एक अध्यापक उसमें शामिल हो जाता है। तो बताओ अब छात्र और जो अध्यापक है वो शामिल हो गया, तो उसकी एवरेज बताओ। तो मैं से बोलूं 35 छात्र दे रखे हैं, जो छात्र दे रखे हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है अपन को 16। तो मुझे से बताओ उनका सम बताओगे, तो सम कितना हो जाएगा 35 इंटू 16, 35 इंटू 16 कितना हो जाएगा 560। ठीक है, अगर मैं इसे बोलूँ कि टोटल का एज कितना हो जाएगा, टोटल सम कितना हो जाएगा, देखो 560 छात्र की तो सम है ही, साथ में उसमें 52 वर्षीय अध्यापक और आ जाता है, उसमें 52 और जोड़ दूंगा, तो टोटल अपने पास सम कितना प्राप्त हो गया 612। ठीक है, अब देखो 35 छात्र थे, 35 थे। ठीक है, उसमें एक छात्र और आ गया, तो टोटल अब कितने हो गए 36 हो गए ना। तो एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 612 अपॉन टोटल से डिवाइड कर देंगे, टोटल अपॉन टोटल। ठीक है, 6 से काटा 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 से 36, और यहाँ से काटूंगा तो देखो 6 कम 6 और 6 से 42। तो एवरेज कितना आ रहा है 17 ईयर्स। एवरेज कितना आ रहा है टोटल, किसका एवरेज है ये है छात्र और अध्यापक। किसका एवरेज है, छात्र और अध्यापक का। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि माध्यिका बताओ। तो सबसे पहले माध्यिका के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इनको अरेंज करना पड़ेगा, मतलब सबसे छोटा डाटा कौन सा 8 है इसमें, तो मैंने यहाँ पर 8 लिखा। 8 के बाद कितना आ रहा है 9, 9 लिख दिया मैंने। 9 के बाद क्या आ रहा है 10, 10 लिख दिया। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 है नहीं है, 13 2 बार है, तो 13 को मैंने 2 टाइम लिख दिया। फिर इसके बाद कितना है 20। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मीडियन क्या होती है, मीडियन क्या होती है, माध्यिका क्या होती है, बीच का टर्म। मतलब देखो ये इधर 3 छोड़ू मैं, इधर 3 छोड़ू, तो बीच में कितना आ रहा है, यही तो आ रहा है 11। तो ये क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी माध्यिका। ठीक है, माध्यिका हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि देखो 18,000 रुपए की धनराशि है और 10% की दर से 2700 रुपए के रूप में साधारण ब्याज का भुगतान करता है, समय अवधि बताओ। तो ये 18 तो क्या होगा अपने पास प्रिंसिपल, ये कितना दे रखा है अपने को रेट, और ये कितना दे रखा है अपने को एस आई, टाइम बताना है। तो टाइम का फॉर्मूला कितना होता है मुझे वैसे बताओ कि 100 इंटू एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। देखो 100 की जगह में 100 रखा, एस आई कितना दे रखा है अपने को क्वेश्चन में 2700, एंड प्रिंसिपल कितना दे रखा है 18,000, कितना दे रखा है 18,000, और रेट कितनी दे रखी है 10%। देखो ये 2 और 2 4, 4 जीरो से मैंने 4 जीरो कैंसिल आउट कर दिए यहाँ से। ठीक है, अब 9 से मैं काटता हूँ, 9 30 27 और 9 9 दूनी 18, इतने वर्ष दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है अपने को, ये टाइम कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ये इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि क्या है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुमुद ने 1.5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि उधार ली, और स्नेहा है उसने समान धनराशि की समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अद्वार्षीय रूप से, किस पर, अद्वार्षीय रूप से समान दर पर लिया, उधार लिया। तो यदि स्नेहा ने कुमुद से कितने रुपए अधिक लिए, 61 रुपए का भुगतान किया, तो उसमें बताओ कितने रुपए की धनराशि ली। तो कितने रुपए की भुगतान की धनराशि ली, देखो ये उम्मीद तो कर रही है साधारण ब्याज, और ये कितना कर रहा है चक्रवर्ती ब्याज। तो इन दोनों का मतलब सीआई और एसआई का अंतर ही तो दे रखा है कितना अपने को 61%। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ पर पहले रेट कितनी दे रखी है 10%, और टाइम देखूं तो यहाँ से कितना हो जाएगा टाइम, देखो 2 रेट कितना 3/2 ईयर। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे ऐसे बताओ कि गणना किस पर करना है। अगर ईयरली गणना करते तो अपन यही इसको यूज करते हैं, लेकिन गणना करना है अपन को हाफ ईयरली, गणना करना है अपन को हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली गणना करना होता है तो अपन क्या करते हैं, रेट को तो कितना कर देते हैं आधी, और टाइम को कितना कर देते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, तो नई रेट तो कितनी हो जाएगी, रेट को आधी करेंगे तो कितना हो जाएगा 5%, और टाइम कितना हो जाएगा, इसको दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ईयर्स। अब इसके लिए अपन एसआई और सीआई का डिफरेंस बताना है। तो जब भी इस प्रकार की कंडीशन बने और अपन को प्रिंसिपल नहीं नहीं दे रखा हो, तो मुझे से बताओ कि ये रेट होती है, ये 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20 होती है, एक नहीं होती। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20। तो जो 1/20 होता है, जो बेस वैल्यू होती है ना, और जितना टाइम दे रखा होता है उसका अपन क्यूब मान लेते हैं, तो प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल को कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8,000। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा ना, 20 का क्यूब कितना होता है 8,000। ठीक है, अब देखो, अब मुझे यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, पहले ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, एंड होता है ये थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि 8,000 पर आप 1/20 की दर से, 8,000 पर 1/20 की दर से ब्याज लगाओगे तो कितना ब्याज मिलेगा पहले ईयर पर, 400 रुपए का ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है कि सीआई पर से मतलब ब्याज पर ब्याज लेना। तो सेकंड ईयर पर जो प्रिंसिपल पर ब्याज लगेगा 8,000 पर जो मैंने लगाया 5% दर से, तो 400 रुपए तो लगेगा ही लगेगा। साथ में जो ये 400 है इस पर भी ब्याज लगेगा, तो 400 पर मैं 1/20 से ब्याज लगाऊं तो कितना लग जाएगा मेरे पास, 20 रुपए का ब्याज लग जाएगा। अब थर्ड ईयर में क्या लगेगा, प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही लगेगा 400 रुपए। अब साथ में फर्स्ट ईयर पर भी लगेगा, और सेकंड ईयर पर जितना ब्याज लगा उस पर भी ब्याज लगेगा। तो 400 में ब्याज लगाऊं तो कितना लग जाएगा मेरे पास 20। इस 400 पर मैं ब्याज लगाऊंगा तो कितना लग जाएगा 20, और इस 20 पर मैं 1/20 करूंगा तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, देखो जो ये चीज आती है वो क्या आती है, सीआई और एसआई का डिफरेंस आती है, सीआई और एसआई का डिफरेंस आती है। तो इनको जोड़ो, 20 20 40 60 और 61। तो 61 का डिफरेंस की वैल्यू जो मैं राउंड करूंगा वो मतलब ये रेशियो की वैल्यू है। ठीक है, जो 61 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी 61, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, एक की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो प्रिंसिपल कितना 8,000, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000 हो जाएगी ना, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, देखो दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र पी ए बी ये अपने को दे रखा 35, ये कितना दे रखा 35। ए आर एस ये बताना अपने को। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर आपको ये चीज पता है कि कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई सर्कल है, और ये सर्कल का डायमीटर है ए बी। ठीक है, ये सर्कल का क्या है डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास है। ठीक है, इस डायमीटर द्वारा परिधि पर अपन कितना कहीं पर भी कोण बनाए तो वो ऑलवेज कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का कोण होता है, ये मैंने बहुत बार बता दी। ठीक है, तो देखो, और एक ये लगेगा इसमें, जैसे मान लो कोई ये सर्कल है, ठीक है, ये कोई खंड है ए बी। ठीक है, यहां से बोलो इस खंड द्वारा यहां पर मान लो कि कितना को एंगल बन रहा है थीटा बन रहा है, तो इसी खंड द्वारा किधर भी एंगल बनाएंगे तो वो भी कितना बनेगा थीटा ही बनेगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज लग रही है। तो यहां से अपन सोल्व करते हैं। देखो अगर मैं इसे देखो, सबसे पहले तो एक तरीके तो ऐसे सोच सकते हो कि मैं इस आरबी को बढ़ाता हूं यहां से,
अगर आरबी को बढ़ाता हूं, देखो ये खंड दिख रहा है आपको, ये खंड दिख रहा है, तो यहां पर अगर ये 35 डिग्री बन रहा है तो मुझे बताओ यहां पर भी कितना बढ़ेगा, ये 35 डिग्री बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यहां पर कितना बढ़ेगा? 35 डिग्री बढ़ेगा। ठीक है, अगर मुझे इसे बताओ, देखो अगर ये 35 डिग्री बन रहा है तो देखो यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्योंकि देखो ये ए बी क्या है, व्यास है, और यहाँ पर मैंने क्या बताया, पूरा टोटल कितना बनता है 90 डिग्री। मतलब अगर ये पूरा टोटल 90 डिग्री है तो ये कितना बचा अपने पास, 55 डिग्री बचा ना। ठीक है, 55 डिग्री बचा। तो मुझे बताओ ए आर एस कितना हो जाएगा, ए आर एस कितना हो जाएगा? देखो टोटल 180 होता है, और 180 में से मैं कितना माइनस कर दूंगा, 55 माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ए आर एस आ जाएगा कितना डिग्री, 125 डिग्री। एक तरीके तो ये ऐसे सोच सकते हो। अगर ऐसे नहीं सोच सकते तो कैसे सोचोगे? ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर ओवरऑल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। यहाँ पर कितना हो गया, ओवरऑल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दूसरे कलर से बताता हूँ, यहाँ से अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ से अपने ये कोण निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। देखो ये 55 डिग्री आ गया ना, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। कैसे? देखो ये अब ये रेखाखंड ले लो, तो देखो यहाँ से ये 55 डिग्री बन रहा है तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 55, और फिर सेम यहाँ से सेम एडिटिस निकल जाएगा कितना, 125 डिग्री। तो अगर कोई से मेथड से भी सोच सकते हैं कि इधर से भी आंसर निकलेगा, तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया कि एक होल की लंबाई इसकी चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है, 7 मीटर अधिक है, तो इसका परिमाप अपन को दे रखा है, तो होल की लंबाई बताओ। तो सबसे पहले आयत का परिमाप बताओ मुझे क्या होता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है ना। तो लंबाई एंड चौड़ाई की बात करूं यहाँ पर, तो चौड़ाई x है तो लंबाई क्या, चौड़ाई से 7 अधिक है, तो यहाँ रख देंगे। परिमाप की वैल्यू कितनी है, 62। ठीक है, 2 इंटू लंबाई कितनी देर की, x प्लस 7, और चौड़ाई कितनी देर की, x। ठीक है, यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 31, और यहाँ से करूंगा तो 2x प्लस 7। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2x बराबर 31 में से यहाँ से माइनस करूंगा 7, तो कितना आ जाएगा 24, और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो गया 12। यहाँ x ये चौड़ाई आई है, पूछा क्या है, लंबाई, तो लंबाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस 7। ठीक है, ये किसकी बराबर है, लंबाई के। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 12, और 7 कितना हो जाएगा 19 मीटर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आप लोग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12 पर चलते हैं। 12 में क्या बोला गया है, देखो एक खोखले धातु के गोले की आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या आपको दे रखी है। एक तो आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और जो बाहरी त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसको पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन बनाया जाता है। तो अगर इसको पिघलाकर दूसरे बनाया, मतलब इनका क्या रहेगा, वो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो देखो खोखले गोले का जो आयतन रहेगा, खोखले गोले का आयतन जो सेम रहेगा, उतना ही किसका आयतन रहेगा, बेलन का आयतन रहेगा। ठीक है, बेलन का आयतन रहेगा, राइट। तो खोखले बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये बाहरी होगी और ये क्या होगी, आंतरिक त्रिज्या। और बेलन का आयतन सबको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब मुझे इसे बताओ, कैपिटल आर ये है, देखो 4/3 पाई, कैपिटल आर कितना होता है, 5, 5 का क्यूब यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 125, और 3 का क्यूब लिख रहा हूँ यहाँ से कितना, 27। ठीक है, पाई लिख देता हूँ, और 7 इंटू निकालना है। देखो यहाँ से पाई कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं। ठीक है, 125 माइनस 27 कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 98। ठीक है, और ये कितना हो गया, 749 इंटू एच। तो 49 से यहाँ चला गया 2 टाइम्स, तो एच की वैल्यू कितनी आ रही है, 8/3, 8/3 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोग, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये इजी क्वेश्चन है, और यहाँ से अपन सोल्व करते हैं। 11 से पूर्णतः विभाजित बताना है, 100 से किस के बीच में, 1000 के बीच में। ठीक है, सबसे पहले इसे मुझे बताओ कि 100 से पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 11 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि 110 नंबर होगा जो 11 से डिवाइड होगा, तो इससे अगला वाला कौन सा हो जाएगा, 121। ये सीरीज ऐसे चलेगी। और लास्ट नंबर 1000 से कौन सा मिलेगा अपन को, 990 मिलेगा ना। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ से ए है ये, और डी निकालूं, तो डी कैसे निकल जाएगा, यहाँ से 121 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 11। और ये चीज क्या दे रखी है अपन को, ए एन। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला पता होगा सबको, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन कितना दे रखा है, यहाँ से 990 है, प्लस ए कितना दे रखा है यहाँ पर 110, प्लस एन माइनस 1, और डी कितना हो गया 11। तो यहाँ से मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना हो गया 880। कितना हो गया 880, तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई करूंगा मैं 11 से, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 880। तो 11 से मैं कितना टाइम चला जाएगा, 8 टाइम। तो एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ प्लस जाएगा तो कितना हो जाएगा 81।
तो ऐसी कितनी संख्या होगी जो 11 से विभाजित होगी इनके बीच में? 81 संख्याएं होंगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का लस्य उनके मत्स्य का कितना गुना है? 24 गुना है। और मत्स्य और लस्य का योग कितना दे रखा है अपने को? 750। तो उनमें से एक संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। कैसे? कि एलसीएम है वो क्या है? एलसीएम का कितना गुना है? 24 गुना है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है। अब मैं से बोलता हूँ कि एलसीएम और एलसीएफ का योग कितना दे रखा है अपने को? 750 दे रखा ना। ठीक है। एलसीएम की जगह मैं ये रख देता हूँ, कितना? 24 इंटू एलसीएफ। ठीक है, प्लस एलसीएफ और इक्वल टू कितना जाएगा? 750। ठीक है, 750। अब देखो 24 एलसीएफ और ये एलसीएफ कितना हो गया? 25 एलसीएफ। कितना हो गया? 25 एलसीएफ। तो कितना हो गया? 750 के इक्वल। तो ये कितना देगा? 25 से 75 कितना आएगा? 30। एलसीएफ की वैल्यू अपन को पता चल गया कितना? 30 आ गया। तो यहाँ से एलसीएम की वैल्यू निकाल लेंगे ना। तो एलसीएम कितना होता है? 30 इंटू 24 कितना हो गया? 24 72 720। यहां से एलसीएम भी पता लगा लिया। अब एक प्रॉपर्टीज पता होगी आप लोगों को, क्या? कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम अपन को पता है कितना? 720। एचसीएम पता है कितना? 30। और एक संख्या अपन को दे रखी है 90। दूसरी संख्या अपन को फाइंड करनी है। देखो एक जीरो से मैंने एक जीरो कैंसिल आउट कर दिया और कितना हो गया? 9 72। तो यहां से दूसरी संख्या कितना हो रही है? 8 3 24 कितना हो रही है? 240। तो दूसरी संख्या फाइंड पूछी है जो अपने निकाली, कौन सा? 240। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है कि 14 जो 21 एंड 28, इसका क्या बताना है अपने को? एलसीएम बताना है। तो देखो 14 और 21 एंड 28। देखो 14 को क्या लिख सकते हो आप? 7 into 2। एंड इसको क्या लिख सकते हो? 7 into 3। और इसको क्या लिख सकते हो? 7 into 4। ठीक है। देखो 7 में तो सब में होगा ही होगा। ठीक है, 7 और ये 4 आ जाएगा और कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये तो होगा। तो ये कितना हो गया? 7 चौक 28। 28 या कितना हो जाएगा? 84। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। देखो 16 में क्या बोला गया है कि अपन को इसको किस में रूप में करना है? पी बाई क्यू के रूप में करना है। देखो 0.037 इसमें दो पर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले 37। अगर यहाँ पर कोई संख्या रहती है, मान लो 3 रहती है, तो अपन उसको माइनस कर देते, लेकिन जीरो में किसी कोई कोई भी माइनस करेंगे तो वो वही आएगी संख्या। तो अब देखो बार कितने पर लगा है? 2 पर। तो 2 मैंने 9 लिखा। और किस पर बार नहीं लगा? 1 पर। तो मैंने ये लिख दिया। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गई। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? 37/9 नंबर पहला ऑप्शन ही मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि दो अंकों की एक संख्या का योग 12 है। ठीक है, उनके अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो नई संख्या 7 गुना वास्तविक संख्या की 4 गुना के बराबर होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट करने का अप्रोच है ऑप्शन से। मान लो कि पहले संख्या आप 57 मान लो। ठीक है। अब क्या बोला है? इनका योग 12 है क्या? हाँ 12 है। अब इनको परस्पर बदल देंगे। परस्पर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 75। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अब इस संख्या का नई संख्या को 7 गुना करोगे। तो नई संख्या का 7 गुना करो। अब पूरे को गुणा करने की जरूरत नहीं है। लास्ट डिजिट देखेंगे। 7 5 35। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है? 5। और जो वास्तविक संख्या है उसको 4 गुना करेंगे तो कितना हो गया? 7 चौक 28। क्या ये बराबर हो रही है? ये तो बोल रहा है बराबर हो जाएंगे, ऐसे गुणा करो। तो यहाँ पर देखो लास्ट डिजिट ही बराबर नहीं हो रहा। तो क्या होगा? ऑप्शन नहीं होगा, ये पहला कैंसिल आउट हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं इसी। देखो 7 5। अब इसको पलटूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 7। अब देखो इसको तो 7 से गुणा करना है। तो लास्ट लास्ट डिजिट कितना हो गया? 7 7 49। और यहाँ से 4 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया? 5 20 जीरो। क्या ये बराबर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पहला हो गया ये। और ये कितना हो गया? दूसरा। ठीक है। अब मैं तीसरा चेक करता हूँ। तीसरा चेक करूंगा तो कितना हो गया? 84। इसको पलटूंगा तो कितना हो गया? 48। ठीक है। अब इसको चेक करता हूँ तो कितना हो गया? 7 2 56 6। ठीक है। और ये हो जाएगा 4 4 चौक 16। देखो ये बराबर आ रहा है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट और चेक करके बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही होगा। देखो डी। कौन सा हो गया? देखो 48। और इसको पलटूंगा तो कितना हो गया? 84। अब इसको तो करना है मेरे को 7 से गुणा। 7 चौक 28। और इसको करना है मेरे को 4 से। ये कितना हो गया? 8 चौक 32। देखो ये भी लास्ट डिजिट बराबर नहीं होगा। तो कोई तीनों ऑप्शन जो कैंसिल आउट हो गए। और कौन सा बचा अपने पास? ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा हो जाएगा? 84 संख्या होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ये बोला गया है यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है तो यदि मध्य की संख्या क्या होगी? देखो इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेसिक समझना जरूरी है। पहले बेसिक समझ लो। पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है। मान लो कि पहली संख्या x है। दूसरी संख्या x+1 हो जाएगी। तीसरी संख्या कितनी होगी? x+2। चौथी संख्या कौन सी होगी? x+3। और पांचवी संख्या कौन सी हो जाएगी? x+4। अब क्या बोला है? मध्य की संख्या बतानी है। देखो अब इनका योग दे रखा है। इनका योग दे रखा है कितना? 90 है। इनका योग कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। तो इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 5x। और इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 10। और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 80।
और x बराबर कितना यहाँ से आ रहा है 16। मध्य की संख्या कौन सी है, देखो दो इधर दो इधर, मतलब x प्लस टू की वैल्यू बतानी है। तो x प्लस टू मतलब कितना हो जाएगा, x प्लस टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18। देखो यहाँ से तो ये से पता चल रहा है। दूसरा अगर मध्य वैल्यू पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, मीडियन ही तो पूछ रहा है, मध्य ही तो पूछ रहा है इसका। मैं बोलूँ कोई संख्या ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इसको बेसिक से समझो। मान लो कि संख्या एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, पांच संख्या इधर की। अगर इनमें गेप समान हो, गेप समान, देखो ये गेप समान हो, ये गेप समान हो, ये गेप समान हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो एवरेज होता है, जो मिडिल टर्म होती है, कितना होती है 1+5, 1+5 और अपन टू टू का डिवाइड करते हैं तो 6/2 कितना आ रहा है, 3 तो आ रहा है, 3 तो आ रहा है। तो अगर जो भी इनका डिफरेंस समान होता है, जो मिडिल टर्म होती है, ठीक है, तो वो इनका एवरेज ही होता है, एवरेज ही होता है, क्या होता है एवरेज, ठीक है। तो मैं से बोलूं पांच संख्याओं का सम कितना है 90 है, तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, 18 पंजे 90। तो पांच संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। अगर इनका एवरेज 18 है, इनका सम तो कितना है 90, और एवरेज कितना है यहाँ पर 18, ठीक है। तो एवरेज क्या होगी, मिडिल टर्म ही आएगी, मिडिल टर्म कितना होगी 18, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर यही आ रहा है ए, ठीक है। मतलब कुल मिला के अपन को बोलना है कि यहाँ पर अपन को एवरेज फाइंड करते हैं तो वो मिडिल टर्म ही आती, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन जो मिडिल टर्म में कौन है सी, और यहाँ पर कौन है x+2। तो यहाँ से अगर बेसिक से सोल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर जो ऐसे सोचेगा तो वो कितना हो जाएगा 18। यहाँ से बस इतना ही करना है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, देखो राम सागर और भगत राम 10 और 13 के भुगतान जो अनुपात में निवेश की गई एक साझेदारी में शामिल है। तो किसका पूछा है, सबसे पहले से बताओ मुझे, भगत राम का। भगत राम का पूछा है, तो भगत राम का रेशियो कितना है 13 है। तो 13 ऐसे प्राइम नंबर है जो किसी से भी नहीं करती, 13 से ही कटेगा। तो ये जो ऑप्शन होगा ना वो 13 का मल्टीपल होगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको 13 का ऑप्शन, ओनली फॉर ये दिख रहा है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो और देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसको सोल्व करना है तो मैं से बोलूंगा, देखो 8050 है, ये टोटल है, तो टोटल की वैल्यू यहाँ से कितना पता चल रहा है अपन को 23, और किसका पूछा है 13 का। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना चला जाएगा, ये कितना चला रहा है 350, ठीक है। अगर मैं 350 को 13 से मल्टीपल करता हूँ तो कितना जाएगा अपने पास 4550 ही आएगा, ठीक है। या तो देखो यहाँ पर जिसको इतना सोल्व करना है वो ऐसे करेगा, और जिसको सोल्व नहीं करना वो क्या क्या करेगा, 13 का मल्टीपल चेंज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी दिखेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, देखो अनीता और विनीता का जो टोटल राशि है 1950, इसको 6:7 में डिवाइड किया। तो उसमें बोला प्रत्येक हिस्सों में इनके 100 जोड़ेगा। तो अब बताओ अब इनका हिस्सा क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको अनीता का हिस्सा निकाल लेते हैं इधर, तो और इधर क्या निकाल लेते हैं विनीता का, ठीक है। इधर क्या निकालेंगे विनीता का। देखो टोटल कितना है 1950, यहाँ रेशियो में टोटल कितना है 30, ठीक। अनीता का हिस्सा कितना है 6, तो 6 से गुणा कर दूंगा तो ये इसका रेशियो आ जाएगा। देखो ऐसे ही मैं करूंगा, टोटल कितना है 13 और इसका हिस्सा कितना है 7। देखो यहाँ से सोल्व करूंगा तो ये कितना टाइम जा रहा है 150 टाइम, ठीक है। तो ये कितना हो गया 15×9 = 900, ठीक है। और यहाँ से कितना हो गया, ये भी 150 जाएगा, तो ये कितना हो गया 15×7 = 105, ठीक है। अब बोला इसमें भी 100 ऐड कर रहा है, और इसमें भी कितना कर रहा है 100 ऐड कर रहा है। तो यहाँ से तो कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 1150। अब रेशियो बताओ इनका। देखो यहाँ से एक बिंदु कर गया, 5 से काटूंगा तो कितना 20, और 5 से काटूंगा तो कितना 23। तो ये रेशियो का क्या बताना है अपने को, नया रेशियो हो गया 20:23। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 में। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो एक मोहन ने पूर्णांक में 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन 25 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया। और एक अन्य छात्र है जिसने 38% अंक प्राप्त किए और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया 15, अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण हो गया 15% अधिक अंक प्राप्त किए। तो अपन को क्या बताना है, उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है। तो बोलोगे कोई अंक है जो मोहित है, मोहित की बात करूं मैं, मोहित है वो 30% अंक ला रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो उत्तीर्ण करने के लिए मैं क्या बोलूं, उसको 25 अंक और दे दूंगा, 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा उत्तीर्ण हो जाएगा। और जो ये छात्र है, अन्य छात्र है, कुछ भी हो, जैसे मान लो वाई मान लिया, तो इसको 38% अंक ला रहा है, ठीक है, और ये अधिक ला रहा है उत्तीर्ण से, तो मैं इसको 15% अंक छीन लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा उत्तीर्ण। तो ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, तो इन दोनों को कर दूंगा मैं इक्वल, ठीक है। अब देखो 38% में से परसेंटेज घटा लूंगा, 30 38 में तो मतलब 8%, और ये इधर इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 40। तो 8% की वैल्यू 40 है, तो मैं यहाँ से मुझे टोटल अंक बताओ, टोटल अंक कितना हो जाएंगे, 100 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। एक परसेंटेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/8, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 40/8 मल्टीप्लाई ऑफ 100, ठीक है। ये कितना हो गया 8×5 = 40, मतलब टोटल अंक कितना हो जाएगा यहाँ पर 500।
अब उत्तीर्ण प्रतिशत बताना, अगर उत्तीर्ण अंक बताते तो यहाँ पर अपन निकाल देते, ठीक है। यहाँ पर उत्तीर्ण प्रतिशत बताना तो पहले अपन 30% की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 30% की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 5×3 = 15। लेकिन यहाँ से अगर 30% लाता तो 25 अंकों से अनुत्तीर्ण होता, तो 25 और जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे, कितना 175। अब परसेंटेज के लिए चाहिए अपन को, तो परसेंटेज 175 है और 500 से डिवाइड करूंगा तो ये उत्तीर्ण प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अपने पास, 5 से कम 5 और 5×3 = 15 और 5×5 = 35% हो जाएगा। यहाँ से तो ऐसे आ रहा है, देखो एक तो इतना बड़ा करना पड़ेगा। दूसरा अगर मैं बोलूंगा, अगर ऐसा नहीं सोचना तो मान लो कि एक तो ए है एक बी है, ठीक है। ये परसेंटेज में ला रहा है 30% और ये ला रहा है 38%, ठीक है। इसके उत्तीर्ण से कितने कम है तो इसको दे दो अधिक, कितने 25%, और ये उत्तीर्ण से कितने अधिक ला रहा है 15, तो इसे छीन लो 15%, ठीक है। अब यहां से मुझे ऐसे बताओ, देखो ये डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो परसेंटेज में कितना चेंज मिल रहा है, यहाँ पर 8% का चेंज मिल रहा है, और नंबर में कितना चेंज मिल रहा है 40 का। कैसे कि देखो यहाँ से है 0, यहाँ से वो उत्तीर्ण से 25 कम लाया और यहाँ से ज्यादा ला रहा है, तो देखो यहाँ से 25 और माइनस, तो यहाँ पे जोड़ोगे ना, देखो यहाँ से 40 का है तो डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ से कितना हो गया 40% का डिफरेंस आ गया, ठीक है। टोटल कितना आ गया 40, तो 8% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 40 नंबर के आगे। देखो अगर 30% में 25 जोड़ना है तो अपन इसे डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये उत्तीर्ण अंक है, तो ये 25 नंबर किसका परसेंटेज है वो पता लगा लेंगे, तो अपन परसेंटेज में परसेंटेज जोड़ लेंगे। तो यहाँ से मुझे बताओ एक नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर मैं एक नंबर की वैल्यू निकालूं तो इतनी हो जाएगी ना। तो मुझे कितने नंबर की चाहिए 25 की चाहिए, तो 25 से गुणा कर दूंगा, 8/40 इंटू 25% हो जाएगा, किसकी वैल्यू जाएगी 25। यहाँ से सोल्व करूंगा तो कितना हो गया 8×40 और 5×25, तो जो 5% निकली वो किसकी नंबर की निकली 25 नंबर की निकली। तो देखो उत्तीर्ण होने के लिए कितने कितने चाहिए 30% तो चाहिए, साथ में 25 नंबर और चाहिए, तो 25 नंबर की जगह अपन क्या लिखेंगे 5%, क्योंकि परसेंटेज में परसेंटेज जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5%, तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना आ गया 35%। यहाँ से भी 35 आया था, जिसको समझ में नहीं आया वो बेसिक से भी कर लेगा, और जिसको समझ में आया वो और अच्छी बात है वो 35 से कर लेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, अनिल एक वस्तु को 20% की छूट पर खरीदता है और उसे अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचता है, तो लाभ हानि बताओ। तो मान लो कि उसका मार्क प्राइस आप मान लो कितना है 100 है, अगर 20% की छूट पर खरीदेगा तो सीपी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना, और इस पर 8% की डिस्काउंट दे रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा 92। तो यहां से प्रॉफिट बताओ कितना हो रहा है 12 का प्रॉफिट हो रहा है ना, किस पर 80 × 100% के लिए कितना हो गया, यहां से सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा ना, 15×120 कितना हो जाएगा 15% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है ना, 15% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। 23 में क्या बोला गया है कि देखो 2340 रुपए में एक बेचने पर एक विक्रेता को कितने रुपए की हानि होती है 10% की हानि होती है, तो 15% का लाभ बताना है। तो सीपी मान लो अगर 10% की हानि होगी तो किस किस पर बेचेगा 90% पर बेचेगा ना, और अगर 15% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा 115। 90 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितना 2340, 90 की वैल्यू दे रखी है कितनी 2340, 90 की वैल्यू है, ठीक है। किसकी पूछी है 15% का लाभ हो, तो इस पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा इस पर बेचेगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ से कितना चला जाएगा 26 बार चला जाएगा। 26 × 115 कितना होता है, 26 × 115 कितना होता है बताओ 2990, तो ये 115 रुपए पर बेचने पर लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 में क्या बोला गया है, देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, पहले इसको मैं सोल्व करता हूँ। 5×42 कितना हो जाएगा 210, और ये माइनस का 3 और कितना चलाएगा 9 टाइम, देखो यहाँ से कितना आ रहा है प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा 216, कितना हो गया 216। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो ये क्या बोला गया है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको जोड़ लेता हूँ, देखो कितना हो जाएगा 11 और 10 कितना होगा 21, 22 से 23, तो 23 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब पॉइंट का जोड़ू, पॉइंट का जोड़ूंगा तो कितना होगा, देखो यहाँ से पॉइंट को अलग से जोड़ लूंगा मैं, कितना हो जाएगा 0.001, और ये कितना हो जाएगा 0.01, और ये कितना हो जाएगा 0.1, और ये कितना हो जाएगा 0.1, ठीक। इसको सोल्व करते हैं तो कितना होगा 1 2 2 और पॉइंट, तो यहाँ लगा देंगे 2 2 1, तो ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। देखो 26 में क्या बोला गया है, सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखो ये 16 का रूट कितना होता है 4,
इसका रूट कितना होता है 3, तो 4 3 कितना हो गया 7, 7 में 42 में जोड़ूंगा तो कितना हो गया 49। ठीक है, ये कितना हो गया देखो 51 प्लस कितना हो गया 134 प्लस 5√49। ठीक है, 49 किसका रूट होता है 7 का, तो ये कितना हो गया 7 7 पंजू 35। ठीक है, ये कितना हो गया 7 पंजू 35, और अगर 35 इसमें जोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा 169। तो 169 किसका रूट होता है 13 का, किसका होता है 13 का होता नहीं। ठीक है, 13 हो जाएगा तो कितना हो गया ये, अब देखो ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 4, ये कितना होगा 64, 64 किसका रूट होता है 8 का। यही पूछा है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए। 27 पर चलते हैं। 27 में क्या बोला गया देखो 1-1/2, 1-1/3, 1-1/9 और 1-1/10 दे रखा है। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखो कि इसको 1-1/2 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है 1-1/3, यहाँ दे रखा है 1-1/4, आगे इस लिखा रहेगा, फिर लिखा रहेगा 1-1/5, फिर लिखा होगा 1-1/6। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1/1/7 और 1-1/8 और ये हो जाएगा 1-1/9 और लास्ट में क्या है 1-1/10। देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये कितना हो गया 2/3, ये हो जाएगा 3/4, ये कितना हो गया 4/5। ठीक है, ये चला जाएगा, ये कितना आएगा 5/6, ऐसे ही चलेगा लास्ट में कितना आएगा 9/10। ठीक है, तो ये कट रहा है ना, ऐसे कट जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर भी 9 होगा तो 9 से 9 कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या 1 और 10 बचेगा, तो क्या बचेगा 1/10। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 28 पर चलते हैं। 28 में भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करेंगे तो 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 9, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 5 को 20 और माइनस 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20, वो 20 में से माइनस का 3 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 17। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलता है क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखो अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए मैं इस बोलता हूँ, देखो 5 प्लस ये कितना हो गया 49 प्लस कितना हो गया 6 चौक 24 और ये कितना हो गया 12, 2 से, और ये कितना हो जाएगा ये बंद कर दूंगा, ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 2। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 5, ये चौई दुनिया 48 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और ये कितना हो गया 14। ठीक है, ये कितना हो गया 15 और 15 प्लस 5 कितना हो गया 20। ये भी इजी था। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। डीआई का है, एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान रखना है। क्या बोला गया है कि उरक क्षेत्र में सीएफसी उत्सर्जन का योगदान सभी क्षेत्र कुल सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में किस वर्ष सबसे कम था। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताओ 2015 में योग बताओ टोटल का। 2015 में इसका योग, इसका योग, इसका योग, इसका योग बताओ। देखो 200 प्लस कितना हो जाएगा 500 प्लस कितना हो जाएगा 800, 800 सॉरी 80 प्लस 100, तो इनका टोटल कितना हो रहा है 880। अब इसमें बोला कि किसका बताना उर्वरक क्षेत्र में, तो इसमें इसका कितना प्रतिशत योगदान रहा, तो इसका जो योगदान रहा उर्वरक का, तो मैं यहाँ से निकाल लूँ तो कितना परसेंट योगदान रहा, तो 500 रहा और टोटल कितना है 880, परसेंटेज के लिए 100। ये चीज बताना आप लोगों को, अब समझ में आ गया होगा, तो ऐसे ही सबको करना है। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 56.8%। ठीक है, सबसे कम पूछा है। तो अभी तो अपन को 2016 में भी काउंट करना है, जो पहले किस में करना है 2016 में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब 2016 में काउंट कर लेता हूं, तो मैं बोलूँ कि 2016 में बताओ कितना हो गया 300 प्लस कितना हो गया 600 प्लस कितना हो गया 90 और प्लस कितना हो गया 110। यहां से टोटल बता दो मुझे कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 1100। और उरक का पूछा मतलब 300, तो अगर मैं इसका परसेंटेज बोलूंगा तो कितना हो गया, उरक का पूछा ना, उरक ये है 600। ठीक है, 600 अपॉन 1100 और परसेंटेज के लिए 100, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 54.54%। ठीक है, इसमें इतना है। अगर देखो 2016 के बाद मैं बोलता हूँ 2019 का निकालो। ठीक है, 2019 में कितना हो गया 450, ये देखो प्लस 800 प्लस कितना हो गया 200 प्लस कितना हो गया 180। यहाँ से परसेंट, यहाँ से टोटल बताओ कितना हो गया 1630, और यहाँ से मैं परसेंटेज चेंज बोलूंगा तो कितना हो गया 800 अपॉन 1630। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100, तो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 49.07%। ठीक है, लास्ट और फाइनल 2015 का और चेक कर लिया अपने पास, 2017 का और चेक कर लेते क्या ये ऑप्शन, क्योंकि 2016 ऑप्शन आ गया, 2019 पे आ गया, 2015 पे आ गया, अब चेक करते हैं 2017 का। ठीक है, 2017 में कितना हो गया 320 प्लस
कितना हो गया 650 प्लस 100 प्लस 120। तो यहाँ से टोटल कितना आ रहा है अपने पास 1190, और पूरक कितना है 4600, और 1190 में मैं इसका भाग दूंगा और परसेंटेज के लिए 100 लगाऊं तो अपने पास आ रहा है 54.62%। तो इस डाटा को देखकर मुझे ये बताओ सबसे कम प्रतिशत किस में हो रहा है पूरक का। तो पूरक का 2019 में तो हो रहा है कितना 4907%। इसमें देखो 56 है, इसमें कितना 54.54 है, इसमें कितना है 54.62% है। सबसे कम किसमें देगा 2019 में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये टॉप 30 क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।